एनएसए अजीत डोभाल और गीतकार प्रसून जोशी समेत 5 हस्तियों को दिया जाएगा उत्तराखंड गौरव सम्मान। कवि स्वर्गीय गिरदा और वीरेन डंगवाल को भी दिया जाएगा सम्मान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गढ़ कोथिंग में किया प्रतिभाग। समलौड़ नामक पुस्तक का भी किया विमोचन। राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित लोक विरासत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का किया निरीक्षण। लोकल उत्पादों की सराहना की। आज से उत्तराखंड में शुरू हो रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। बद्रीनाथ धाम से होगा आगाज। लक्सर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह। किसान आयोग गठित करने की मांग। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां आज से प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के साथ यात्रा की शुरुआत होगी। माड़ा गांव में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ कई वरिष्ठ नेता इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। यात्रा के पहले दिन अंकिता भंडारी हत्याकांड मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के साथ यात्रा की शुरुआत होगी। माड़ा गांव में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। देखिए, ये वही गांव है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। हमने देखा था जब उत्तराखंड के दौरे पर दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो माड़ा गांव में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और वहां पर अपने उद्बोधन में कई बड़ी बातें भी कही थी। और अब कांग्रेस भी वहीं से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ कई वरिष्ठ नेता इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, माड़ा गांव से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। हमने देखा था अभी कुछ दिनों पहले, दिवाली से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, वो भी इस गांव में पहुंचे थे। एक बार फिर से इस गांव से कांग्रेस यात्रा निकालने जा रही है। फिर से इस गांव में बड़ी सौगात भी हो सकती है क्या ये बात सच है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में माड़ा गांव ने अपनी अलग पहचान बनाई है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे तो एक अलग पहचान थी। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये देश का अंतिम गांव है, लेकिन इस गांव को अगर हम कहें कि देश का ये पहला गांव भी है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माड़ा गांव की तारीफ की थी और ये कहा था कि वो इसे अंतिम गांव नहीं, इसे पहला गांव मानते हैं। और ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो आज से कहीं ना कहीं पर फिर माड़ा जो गाँव है वो कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र बिंदु में नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड में निकालने की शुरुआत आज से कर रही है, वो शुरुआत माड़ा गांव से ही होगी, जो जहां पर से खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हो, नेता प्रतिपक्ष हो या फिर प्रदेश प्रभारी हो, सभी इस गांव में मौजूद रहेंगे। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि चुनाव के लिए, यानी अभी आम चुनाव के लिए वक्त काफी कम ज्यादा हो 2000 जिस तरीके से, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी से ही इस रणनीति में काम कर रही है कि जो जिस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है लगातार तमाम प्रचार प्रसार के लिए, और यही वजह है कि उत्तराखंड का जो अंतिम गांव से कहते हैं, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ही रणनीति से मात देने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद माड़ा गांव पहुंचे थे, तो उसी में आज बीजेपी के इस दौरे के बाद कांग्रेस भी उसकी काट के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि रणनीति के तहत आज माड़ा गांव पहुंचेगी, जहां से यात्रा की शुरुआत करेगी। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसके क्रम में आज उत्तराखंड से भी इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल। और अगर आकाश देखें तो राजनीतिक दलों के लिए माड़ा गांव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहले हमने देखा इस गांव का वजूद भी नहीं था, कोई इसे जानता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपना लंबा चौड़ा उद्बोधन दिया, उसके बाद अब कांग्रेस भी उसी राह पर चल रही है।
ये बात सच है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसी राह पर चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की रणनीति को मात देने की अब ये कोशिश कर रही है कि जो जिस स्ट्रैटेजी बीजेपी की है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर पहुंचे थे और इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि माणा गांव जो अंतिम गांव है उसको विकसित करना है और कई बड़ी सौगातें वहां पर दी थी और किस तरीके से वहां का विकास हो सकता है वो एक तरीके से केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं रहा है। और यही वजह है कि देश में एक अलग पहचान कहीं ना कहीं माणा गांव ने प्रधानमंत्री के दौरे के बाद बनाई है। यही वजह है कि कांग्रेस भी अब चाहती है कि उसी रणनीति के तहत काम किया जा सके और यही वजह है कि कांग्रेस भी अब उसी राह पे चलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस उत्तराखंड में है, तो कांग्रेस की भी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में जो तमाम मुद्दे हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है उसमें पहले पड़ाव में जो राहुल गांधी के मुद्दे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत उसको शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश की जाएगी। तो कह सकते हैं कि जहां प्रधानमंत्री ने अपनी छाप एक तरीके से माणा गांव में छोड़ी थी उसको एक तरीके से बताने का काम, यानी कि उसमें उससे विपक्ष में बताने का काम कहीं ना कहीं आपसे कांग्रेस करती हुई दिखाई देगी। और यही वजह है कि माणा गांव से इस यात्रा की शुरुआत खुद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, नेता प्रतिपक्ष सभी पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे जहां पर उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन किए, यानी कि प्रधानमंत्री ने जैसे पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे वहां पर पूजा अर्चना करी, उसके बाद वो माणा गांव पहुंचे थे। उसी रणनीति के तहत कांग्रेस भी आज बद्रीनाथ धाम के पहले पूजा अर्चना की है, दर्शन किए हैं और उसके बाद माणा गांव पहुंची है। तो कह सकते हैं कि अब जिस तरह की चुनावी रणनीति कांग्रेस बना रही है 2024 को लेकर के, तो स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके की कोशिश बीजेपी की है उसको उसी की रणनीति के तहत मात देने की कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी भी जो है करती दिखाई दे रही है। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आकाश आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए नाम फाइनल हो गया है। इस बार प्रदेश की 5 विभूतियों को सम्मान दिया जाएगा। सरकार हर साल उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान करती है। एनएसए अजीत डोभाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा। पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही जनकवि गीतकार स्वर्गीय गिरीश तिवारी गौरदा को भी सम्मान मिलेगा। बॉलीवुड गीतकार प्रसून जोशी को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय वीरेन डंगवाल को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर बने हुए हैं। आकाश, गौरव सम्मान के लिए नाम फाइनल हो गए? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में हर साल कई ऐसी उत्तराखंड की जो महान विभूतियां हैं उसको गौरव सम्मान के रूप में जो है उत्तराखंड सरकार जो है नवाजती है और उसी के तहत कह सकते हैं कि इस बार 5 लोगों को इस सम्मान के लिए जो है उत्तराखंड सरकार नवाजेगी। जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जो गौरव सम्मान देने जा रही है उसमें एनएसए अजीत डोभाल की अगर हम बात करें उनको गौरव सम्मान दिया जाएगा। पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत को इसमें गौरव सम्मान दिया जाएगा। साथ ही साथ बॉलीवुड गीतकार जो प्रसून जोशी हैं उनको ये सम्मान दिया जाएगा। और उसके अलावा जन कवि और गीतकार स्वर्गीय गिरीश तिवारी हो या फिर प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय वीरेंद्र डंगवाल, सभी को जो है गौरव सम्मान दिया जाएगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उत्तराखंड की ये महान विभूतियां कहीं ना कहीं उत्तराखंड को लेकर के इन्होंने एक अहम योगदान कहीं ना कहीं अपने सर्वोच्च पद पर रहते हुए दिया है। एनएसए अजीत डोभाल की बात करें तो उत्तराखंड से वो ताल्लुक रखते हैं, उनको भी ये सम्मान दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर कहना कि जिस तरीके की उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर रही है, किस तरीके से उन्होंने आंतरिक सुरक्षा हो या फिर देश की सुरक्षा को लेकर काम किया है, वो उनका योगदान कहीं ना कहीं रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की, तो उनका भी योगदान किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने आर्मी को मॉडर्नाइजेशन बनाने की बात को किस तरीके से उन्होंने काम किया है। साथ ही साथ देश की रक्षा के साथ साथ तमाम जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे उसमें कहीं ना कहीं जनरल विपिन रावत का अहम योगदान रहा है। तो उसी के तहत कहीं ना कहीं उनको भी ये सम्मान दिया जा रहा है। गीतकार प्रसून जोशी किसी से छिपे हुए नहीं है कि एक जाना पहचाना नाम है कि किस तरीके से उनकी रचनाएं या फिर उनकी कविताएं या फिर बॉलीवुड में सिंगिंग के क्षेत्र में बात करें तो ये तमाम योगदान उनका रहा है। तो उसी के तहत कहीं ना कहीं ये गौरव सम्मान उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और जल्द ही जिस तरीके से सरकार ने इन नामों की घोषणा की है, आने वाले समय में इन तमाम लोगों को जो है जो गौरव सम्मान है उससे जो है नवाजा जाएगा। बिल्कुल, ये वो 5 हस्तियां हैं जिन्होंने उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है और पूरे देश में इनकी पहचान है कहीं ना कहीं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित लोक विरासत कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने मेले में स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों
की सराहना की और कहा कि प्रदेश में विविध प्रकार की संस्कृति है। हर जिले में संस्कृति और रीति रिवाज बदल जाते हैं। ये लोक विरासत कार्यक्रम मन मोह लेने वाला है, जिसमें एक लघु उत्तराखंड देखा जा सकता है। अलग अलग भाषा, नृत्य और गायन शैली का प्रदर्शन हमें गौरवान्वित कर देता है। सभी को अपनी संस्कृति और संस्कार से जुड़े रहना चाहिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित लोक विरासत कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने मेले में स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का निरीक्षण किया और उनकी सराहना भी की और कहा कि प्रदेश में विविध प्रकार की संस्कृति है। हर जिले में संस्कृति और रीति रिवाज बदल जाते हैं। ये लोक विरासत कार्यक्रम मन मोह लेने वाला है, जिसमें एक लघु उत्तराखंड देखा जा सकता है। अलग अलग भाषा, नृत्य और गायन शैली का प्रदर्शन हमें गौरवान्वित कर देता है। सभी को अपनी संस्कृति और संस्कार से जुड़े रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कुल्लू में महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार के दौरान स्थानीय व्यापारी उत्तम शर्मा की चाय की दुकान पर चाय के साथ स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने गत विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलकर पुनः 2/3 बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया है, उसी प्रकार हिमाचल की देवतुल्य जनता हिमाचल में रिवाज बदलकर पुनः भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत वाली सरकार के पक्ष में मतदान करेगी। प्रमेंद्र जोबाल ने चमोली पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें गार्ड की सलामी दी गई। सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के बाद एसपी प्रमेंद्र जोबाल ने कहा कि चमोली को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। वहीं चमोली को अपराध मुक्त बनाने, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता होगी। तो प्रमेंद्र जोबाल ने चमोली पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें गार्ड की सलामी दी गई। सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के बाद एसपी प्रमेंद्र जोबाल ने कहा कि चमोली को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। वहीं चमोली को अपराध मुक्त बनाने, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। आगे बढ़ेंगे। कुल्लू में महाजनसंपर्क अभियान के दौरान सीएम धामी ढाबों और रेस्टोरेंट में गए। इस दौरान धामी ने आम लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। कुल्लू में महाजनसंपर्क अभियान के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया। प्रचार के दौरान स्थानीय व्यापारी उत्तम शर्मा की चाय की दुकान पर चाय के साथ स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने गत विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलकर 2/3 बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया, उसी प्रकार हिमाचल की देवतुल्य जनता हिमाचल में रिवाज बदलकर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत वाली सरकार के पक्ष में मतदान करेगी। आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में अपनों को गंवा चुके असहाय बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की गई थी, जो असहाय बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। प्रदेश के युवा एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने योजना को लेकर कहा कि प्रदेश भर के 21 साल तक के 5,000 असहाय बच्चों को वात्सल्य कवच के रूप में 3,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जा रही है। वात्सल्य योजना में वे बुआ की भूमिका में हैं, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी मामा की भूमिका निभा रहे हैं।
5,000 से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित है। वात्सल्य योजना के अंदर प्रत्येक बच्चा जो है 3,000 की धनराशि प्रति माह प्राप्त कर रहा है और वात्सल्य योजना अपने आप में उस कोरोना कालखंड में असहाय हुए या जिनके अभिभावक नहीं रहे ऐसे बच्चे जो है पूरी तरीके से आर्थिक सुरक्षा सरकार से पाए हुए हैं, जिसमें मैं बुआ की भूमिका में हूँ और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मामा जी की भूमिका में है। 21 वर्ष तक उनकी संपत्ति से लेकर उनको मुफ्त राशन देने से लेकर मुफ्त शिक्षा देने से लेकर 5% का क्षैतिज आरक्षण देने से लेकर पूर्णतः एक वात्सल्य कवच जो है उन बच्चों को दिया जा रहा है। तो मैं मानती हूं कि यह वात्सल्य योजना पूरे देश भर में एक नजीर के रूप में है। इससे अभी तक में जो है बहुत अच्छे परिणाम जो है उन बच्चों ने आशीर्वाद के रूप में उनसे जुड़े लोगों ने आशीर्वाद जो है सरकार को दिया है, जिसका परिणाम है कि हमारी सरकार पुनः लौट कर आई। आगे बढ़ेंगे। लक्सर की एक रेलवे वेंडर कंपनी टीआई मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्रबंधन और संविदा कर्मियों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष कोतवाली थाने पहुंच गए, जहां घंटों तक पुलिस ने मामला सुलझाने की कोशिश की। संविदा कर्मियों ने उन पर घास कटवाने से लेकर झाड़ू पोछा करवाने के आरोप लगाए हैं, जिसके विरोध में प्रबंधन अधिकारियों ने उनसे गाली गलौज की। प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने भी इस बात को माना है। दोनों पक्षों का विवाद खानपुर विधायक उमेश शर्मा तक भी पहुंचा, जहां आपसी सहमति बनी है। करने के लिए आते हैं कंपनी में, लेकिन जो कार्य उनसे कराना चाहिए उसके विरुद्ध कार्य कराए जा रहे हैं। अगर कोई बोलता है तो उसको उसकी जातिवाद के गलत शब्द बोले जाते हैं, गाली गलौज किया जाता है। अगर कोई इस पे आवाज उठाता है तो बोलता है कि चलो फौरन इसे गेट से बाहर कर दो। मैं एक हेड्रा ऑपरेटर हूँ, क्रेन चलाता हूँ सर, मेरे से भी झांबे उठवाए जा रहे थे और मेरे से एक आ गया, निकालो अभी निकालो इसे बाहर निकालो। मुझे कह रहा शर्म नहीं आ रही तो 2 झांबे लेकर आ रहा। मैं कहा सर अगर खाली आदमी सिंगल रनिंग करेगा, पूरा दिन रनिंग करेगा तो वो थकेगा नहीं। और आप ही देखिए अगर वो 10-15 किलो वजन पीछे खींच के ला रहा, कितना टाइम करेगा? 7 घंटे सर हो गए हमें। तो इसी बात पे उसने मेरी नो एंट्री कर दी। पेड़ कटवाए थे और ये 15 दिन से खाली थे, मतलब 15-20 दिन से मेरे पास बिल्कुल ही काम नहीं था दीपावली से पहले। फिर भी हमने तनख्वाहें दी, जो उनका बोनस बनता था उसको बोनस दिया, जो स्वीट जो कंपनी देती है वो स्वीट्स मिठाई सब दी हमने। उसके बाद आने के बाद भी लास्ट तक भी फिर भी काम नहीं आया। दीपावली के बाद भी गवर्नमेंट से हमें ऑर्डर नहीं मिले, फिर भी हमारे पास काम नहीं आया। उसके बाद फिर वो क्या था कि वो पेड़ ना पूरा वो हो रहा था, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था, वो सब कुछ कैमरे वगैरह में प्रॉब्लम हो रही थी। तो पेड़ मैंने उससे जो हमारे माली है उनसे कटवा दिए थे, माली से। वो कटवाने के बाद क्या था कि वो साइड में पड़े हुए थे, तो उनके पत्ते झड़ के ये हो रहा था कि वो आग लग जाएगी कंपनी में। तो मैंने कहा ये 2 आदमी नहीं कर पाएंगे पूरा, तो आप लोग भी इस चीज को कर लो। यही प्रकरण। लेबर के ये लड़के थे, इनका काम जो फैक्ट्री प्रबंधन ने तय करा था वो कुछ और था। अब इनसे वहां झाड़ू लगाई गई, ये करा गया वो करा गया और अभद्र व्यवहार करा गया। इसका इन्होंने विरोध करा तो इन लोगों को बाहर कर दिया गया। मामला फिर विधायक जी के संज्ञान में आया। विधायक जी वहां पहुंचे, उसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने वादा करा था कि 2 दिन के ब्रेक के बाद हम इन्हें काम दे देंगे। उसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन अपनी जिद पर अड़ गया और इस मामले को एक तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पे ले आए। तो अब बैठ के भी इन पर एफआईआर जो लिखवाई गई थी, यहाँ रिपोर्ट जो दी गई थी थाने में, उसमें फैक्ट्री प्रबंधन पुलिस ने बुलाया, आपस में इनमें बैठ के सुलह हुई है। अभी सभी लड़कों को उन्होंने वापस काम पे एक रोस्टर के तहत रोस्टर बना के, लेबर जो इनका कॉन्ट्रैक्टर है वो इनका एक रोस्टर बनाएगा और वो इन्हें डे बाय डे जैसे भी 2 दिन के ब्रेक पे या 1 दिन के ब्रेक पे वापस काम पे रखे। आगे बढ़ेंगे। खबर लक्सर से है, जहां खंड शिक्षा क्षेत्र के तहत एक साथ 16 विद्यालयों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प किया जा रहा है और इस कार्य का जिम्मा प्रशासन या सरकारी सिस्टम नहीं बल्कि इसका बीड़ा हरिद्वार की एक निजी औद्योगिक संस्थान प्रबंधन ने उठाया है। क्षेत्र के खंड शिक्षा प्रभारी राजवीर सिंह के मुताबिक कंपनी के खानपुर क्षेत्र में भी कुछ विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया गया था, जिसके बाद लक्सर खंड शिक्षा विभाग रिलैक्सो कंपनी के प्रबंधन से संपर्क साधकर लक्सर खंड के तहत गंगा तटीय इलाकों में बाढ़ के कारण हुए क्षतिग्रस्त स्कूली भवनों की मरम्मत की अपेक्षा की गई थी, जिसके बाद औद्योगिक संस्थान द्वारा लक्सर क्षेत्र के 16 विद्यालयों का अपने प्रथम चरण में चयन कर लिया है और अब इन विद्यालयों में मुख्य द्वार सहित क्षतिग्रस्त दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर जैसी छात्र छात्राओं से जुड़ी सुख सुविधाएं मुहैया कराने की प्राथमिकता शामिल है। है जिसने अभी पिछले दिनों खानपुर में भी कुछ विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो हमने उनसे संपर्क साधा। 16 विद्यालय उन्होंने हमारे, जिसमें प्राइमरी भी हैं और कुछ जूनियर भी हैं, तो 16 विद्यालयों का
प्रथम चरण में उन्होंने चयन किया है और ये कहा है कि भाई 16 विद्यालयों का हम पूरा कार्य ठीक से करेंगे। जैसे उनका मेन गेट, कोई फर्श की समस्या है, यदि छत खराब है तो उसकी छत बंदी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी उसका है, गेट है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, फर्नीचर है या उसमें अन्य कोई सुख सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने सारा कहा है कि भाई हम वो काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कैनाल कॉलोनी मैदान के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों ने पुलिस से कैनाल ग्राउंड में बेहतरीन वाहन पार्क करने, वहां गंदगी फैलाने, नेपाल में कैसीनो खेल कराते समय नशे की हालत में शांति भंग करने की शिकायत की थी। शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए एसओ बनवसा लक्ष्मण सिंह जगवाड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया। अवैध रूप से पार्क वाहनों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सभी अवैध रूप से पार्क वाहनों को क्रेन से हटाकर वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी से खबर है, जहां महंगाई की मार ऑटो चालकों पर भी पड़ी है। हल्द्वानी में ऑटो चालक किराया बढ़ाने को लेकर असमंजस की स्थिति में है। कहीं ऑटो का किराया कम लिया जाता है तो कहीं ज्यादा किराया वसूल लिया जाता है। ऐसे में यात्री भी किराया को लेकर संतुष्ट नहीं है। हल्द्वानी में तिकोनिया के पास वर्कशॉप लाइन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय पुलिस अमले के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे, जहां दोनों अधिकारियों ने कहा कि बड़े स्तर पर इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों में कार्रवाई का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। वे सिर्फ 2 दिन का प्रशासनिक ड्रामा बता रहे हैं। शॉप लाइन पे लगातार कई बार अभियान चलाया जा चुका है और अभी 1 सप्ताह पहले ही आयुक्त महोदय द्वारा भी यहाँ पर जब निरीक्षण किया गया तो रोष व्यक्त किया गया था, क्योंकि अभियान करने के बाद लोग पुनः उस जगहों पे दोबारा लगा लेते हैं। तो इस वजह से आज ये अभियान दोबारा चलाया गया है और सारा जितना भी अतिक्रमण इन लोगों ने कर रखा था उसे खाली करा के इसे पुलिस के सुपुर्द किया गया है। प्रतिदिन यहाँ पर इस बात की गश्त कराई जाएगी कि कोई भी अनावश्यक रूप से आगे बढ़कर अतिक्रमण न करने पाए। पुलिस प्रशासन और नगर निगम का अतिक्रमण और सफाई को लेकर संयुक्त अभियान चल रहा है। इसमें जहां पर कूड़े भी पाए जा रहे हैं उनका भी चालान किया जा रहा है, जिनके सामान बाहर पाया जा रहा है उनका सामान जब्त भी किया जा रहा है, चालान भी किया जा रहा है। गाड़ियां जो नो पार्किंग में खड़ी हैं उनका भी चालान किया जा रहा है। यद्यपि ये मेरा मानना है कि पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी, आज जब हम कार्रवाई के लिए निकले हैं तो काफ़ी अच्छी स्थिति दिख रही है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके सामने कूड़ा, उन्होंने अपना डस्टबिन नहीं रखा हुआ है। वो अपना कूड़ा जो उनके वर्किंग से निकलता है वो उसके बाद सड़कों पर किनारे रख रहे हैं, जिसको हमें उठाना पड़ता है। हमने उनको अवेयर किया है कि डस्टबिन अपना कूड़ा रखें और प्रत्येक दिन हम 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में जो कमर्शियल एरिया खुल जाता है उस समय कूड़ा उठाने का काम करेंगे। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भूरना गांव निवासी राजपाल ने शिकायत की थी। 29 जून में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें लक्सर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदपुर बुजुर्ग ने किसान सेवा समिति लिमिटेड में तैनात लिपिक कर्मचारी अमृता ने अपनी विभागीय दस्तावेजों की कूट रचना करने सहित बिना धन प्राप्ति के रसीदें काटी और गलत दस्तावेज तैयार करने में लिप्त पाई गई, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित जवाबदेही के अंतर्गत जांच भी शुरू की गई थी। विभागीय जांच में आरोपी की पुष्टि हुई, जिसमें लिपिक कर्मचारी दोषी पाई गई, जिसके बाद किसान सेवा समिति लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा अपनी जांच में लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए मामले की शिकायत की गई। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस ने आरोपी समिति कर्मचारी के विरुद्ध धारा 420 का मामला दर्ज कर लिया है। जांच रिपोर्ट आई थी, जांच के बाद उसमें एक मुकदमा उनके खिलाफ किया गया, गबन का मुकदमा कायम किया गया, इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद उसमें कार्रवाई। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के सितारगंज में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार केंद्रीय कारागार में बंद 614 कैदियों को हक हमारा भी तो है मिशन के तहत जानकारी के बारे में बताया गया। पीएलवी विमल कुमार ने बताया कि अभियान 1 नवंबर से शुरू हुआ, जो 13 नवंबर तक चलेगा। इस योजना के तहत जेल में बंद कैदियों को उनके हक और अधिकारों के बारे में बताया गया, जेल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया और जेल में बंद कैदियों की मुलाकात उनके स्वजनों से
सहित कई ऐसी जानकारी थी जो कि उनको उपलब्ध कराई गई। उसमें हमारा कैंपेन चल रहा है, नालसा का 2 कैंपेन चल रहा है साइमल्टेनियसली। एक कैंपेन चल रहा है हक हमारा भी तो है, ये कैदियों के स्पेशली उनके जो जैसे विधिक राय मिल रही है नहीं मिल रही, उनके एडवोकेट्स हैं कि नहीं हैं, और उनके क्या फैसिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही है, इस एक पे ये है। और एक है जन जागरूक कार्यक्रम हमारा चल रहा है लीगल अवेयरनेस का, वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा को कवर कर रहे हैं। हमारे इसमें सारे पीएलबी, लॉ स्टूडेंट्स और सीडब्ल्यूसी और प्रशासन के जितने हैं जैसे तहसीलदार, इस बैंक के या उससे नीचे वाले अधिकारी वाले सब। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।